नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे जब भर्तियां हजार, सड़क पर क्यों बेरोजगार। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर रोजगार के मुद्दे पर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल देहरादून में हजारों बेरोजगार युवाओं ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। इस दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। बेरोजगार युवाओं ने सरकार से विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, पुलिस कांस्टेबल और वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने के साथ तमाम मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। वहीं बेरोजगारों के एक बार फिर सड़कों पर उतरने से विपक्ष सत्तापक्ष पर हमलावर हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के राज में बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। सरकार सिर्फ हवाई रोजगार देने के दावे कर रहा है और जिसका धरातल से कोई सरोकार नहीं है। वहीं बेरोजगारों के बीच आंदोलन के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 11 सरकारी विभागों में 4400 नई नौकरियों की भर्ती की घोषणा की है और इस प्रक्रिया की शुरुआत 15 सितंबर से होने जा रही है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री का दावा है कि उनकी सरकार पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर बेरोजगारों को नौकरी दे रही है। मुख्यमंत्री का दावा है कि सख्त नकल विरोधी कानून बनने से नौकरियों में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस दावों को विपक्ष ने हवाई बताते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। सवाल यह है कि एक तरफ तो बंपर भर्ती का दावा है तो दूसरी ओर बेरोजगारों का सड़कों पर हंगामा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं ने एक बार फिर धामी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। नाराज बेरोजगार युवाओं ने बड़ी संख्या में देहरादून में एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों से पूछा है कि नौकरी कहां। साथ ही युवाओं ने मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। बता दें कि बेरोजगार युवाओं ने सरकार से विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, पुलिस कांस्टेबल और वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने के साथ तमाम मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। वहीं बेरोजगारों के एक बार फिर सड़कों पर उतरने से विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के राज में बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। सरकार सिर्फ हवाई रोजगार देने के दावे कर रही है। देखिए, बेरोजगारों ने 2 महीने में ये दूसरा मुख्यमंत्री आवास कूच था और बड़ी संख्या में जो है बेरोजगार सड़कों पर उतर रहा है। मुख्यतः हमारी ये मांगे हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो 8 साल बाद आई। आपने जो है उसमें उम्र सीमा नहीं बढ़ाई, जबकि उत्तराखंड का बेरोजगार ये चाहता है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में कम से कम एक बार आप उसमें जो है उम्र सीमा बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसमें जो है लगभग 70 से 80 हजार युवा इस भर्ती पर आ रहे हैं। तो अगर ये उम्र सीमा नहीं बढ़ाते हैं तो कल से, यानी कि कल मंगलवार से उत्तराखंड का युवा भूख हड़ताल पर भी बैठने के लिए बाध्य हो जाएगा। देखिए, सरकार के नौकरियों को लेकर जो दावे हैं वो हवाई दावे हैं। जमीन पर अगर आप युवाओं से पूछेंगे तो युवा बेरोजगारी की जो समस्या उसके कारण धरने पे बैठे हुए हैं। लगातार पेपर लीक हुए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो रोजगार 7 साल पहले बेरोजगारों को मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला और इस आशा में तो हजारों नौजवान जो है अपनी आयु सीमा को पार कर गए। अब उनके रोजगार की कोई संभावना बची हुई नहीं है। आज राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, किसी से छुपी नहीं है। और आप मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल से अभी तक के मुख्यमंत्रियों का अगर हिसाब किताब उठाएं तो सभी ने 25,000 भर्तियों की बार बात की, लेकिन आज तक वो भर्तियां हुई नहीं हैं। फिर रोजगार कहाँ मिला, कैसे मिला, फिर ये पलायन उत्तराखंड से क्यों हो रहा है, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को तो कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि उनका चश्मा इस समय उल्टा हो चुका है और उनके चश्मे में धूल भी बहुत जम चुकी है, तो उन्हें अपने चश्मे को साफ करना चाहिए। जब से पुष्कर सिंह धामी जी बने, मुझे लगता है कि 16,000 से और 18,000 के बीच में तो उन्होंने सरकारी नियुक्तियां देने का काम किया है। बाकायदा कार्यक्रम के माध्यम से तमाम हमारे जो युवाओं को नौकरी देने का काम किया। तो क्या वो बाहर के लोग थे, क्या वो अन्य प्रदेशों से लोग आए हुए थे? वो उत्तराखंड के युवाओं को और युवतियों को ही उनको नौकरी देने का काम किया। और अभी 15 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें हम 4,500 के लगभग फिर एक अधिसूचना जारी हुई है। उसमें
हमारे जो बच्चे हैं उनको नौकरी मिलने का काम होगा, वो परीक्षाएं देने का काम करेंगे। तो ये पुष्कर सिंह धामी जी ने संभव किया एक नकल विरोधी कानून के जरिए, जो एक बहुत बेहतर कानून उन्होंने बनाने का काम किया। क्योंकि पहले आपने देखा होगा जब भी पेपर होते थे तो बच्चे नकल के कारण जो है वो पेपर उनका रद्द हुआ करता था, लेकिन एक इस समय पारदर्शिता के साथ में और बहुत ही सुचिता के साथ में कार्यक्रम भी चल रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी सहायतित और सार्वजनिक उपक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों के करीब 65,000 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं, जिन्हें भरने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बेरोजगारों के इस आंदोलन के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 11 सरकारी विभागों में 4,400 नई नौकरियों की भर्ती की घोषणा की है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 15 सितंबर से होने जा रही है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री का दावा है कि उनकी सरकार पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर बेरोजगारों को नौकरी दे रही है। मुख्यमंत्री का दावा है कि सख्त नकल विरोधी कानून बनने से नौकरियों में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस दावे को विपक्ष ने हवा हवाई बताते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पहले आपने देखा होगा भाई भतीजावाद होता था, भ्रष्टाचार होता था, उसमें नौकरियां दी जाती थी, जिसकी सिफारिश होती थी उसको नौकरी मिलती थी। अब थोड़े दिनों पहले की कल्पना करिए, कुछ साल पहले जाइए तो कितनी कठिनाई होती थी, लेकिन अब नौकरियां सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर और मेरिट के आधार पर, जिसके आधार पर आप सबको मिली है। लेकिन हमारी सरकार ने देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लगकर पेपर लीक माफियाओं का अब पक्का इलाज कर दिया। 16,000 से ज्यादा युवाओं को आज प्रदेश के अंदर रोजगार मिल गया है, नौकरियां मिल गई हैं, सरकारी नौकरियां, और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से प्रदेश के सभी युवाओं को यह विश्वास दिला है, या तो मुख्यमंत्री के सलाहकार उनको पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में लगी हुई भर्तियां और रोजगार का ब्यौरा ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि हमारी जानकारी में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में सिटकुल, पिटकुल, उपनल जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई और उससे स्थानीय युवाओं को बहुत रोजगार मिला। उसी कांग्रेस की सरकार में ये क्लॉज ऐड किया गया कि यहाँ पर जो भी निवेशक आएंगे वो 70% जो है स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं, जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं, वो इस सरकारी जो क्लॉज है उसकी अनदेखी कर रही हैं। बाहरी लोगों का यहां बोलबाला देखा जा सकता है और तो और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सचिवालय और विधानसभा में ही अगर हम देखें तो स्थानीय लोग कम और बाहरी लोग आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं और आश्वस्त करते हैं कि हमने 16,000 से ज्यादा जो रिक्तियां हैं वो निकाली हैं और हमने रोजगार दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ आप देखोगे कि ये सारी जो बातें हैं ये कागजों में हो रही है, लेकिन धरातल पर जो है हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं वे आज भी कहीं ना कहीं अपने रोजगार के लिए सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आपने पिछले दिनों देहरादून की जो सड़कों में देखा होगा, किस प्रकार से युवाओं का जो सैलाब है वो किस प्रकार से उमड़ा और उनकी एकमात्र जो मांग थी कि उनकी मांग थी हमारे जो रिक्त पद हैं सरकारी विभागों में, जो रिक्त पद हैं उसको तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए उस पर विज्ञप्तियां निकाली जाए। क्योंकि चाहे वन विभाग की में हो या सिंचाई विभाग में हो या आपके विद्युत विभाग में हो, अलग अलग विभागों में, लेकिन सरकार सिर्फ युवाओं को छलने का कार्य कर रही है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे बीजेपी सरकार करती है, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होते हैं उसके पश्चात ये अपने हिसाब से चीजों को चलाने का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर बेरोजगारी पर हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष के साथ ही अब बेरोजगार युवाओं ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। वहीं एक और जहां सरकार राज्य गठन के बाद अब तक की सबसे सर्वाधिक नियुक्तियां देने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवा रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। सवाल ये है, जब रिकॉर्ड नियुक्तियाँ सरकार ने दी है तो फिर बेरोजगारों को सड़कों पर उतरने के लिए क्यों मजबूर है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जहाँ तो सरकार जो है एक और दावा कर रही है कि रोजगार जो है वो लोगों को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा पुष्कर सिंह धामी की सरकार में लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन धरातल पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में बेरोजगार जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर सरकार अगर रोजगार दे रही है तो जो लोग सड़कों पर हैं वो कौन है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं।
नवीन प्रशाले जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित घड़ियाल जी समाज से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विपक्षी दलों से करूंगी मैं। आशीष नौटियाल जी, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं और एक सर्वे आया था जिसमें ये कहा गया था कि धामी जी की सरकार में सबसे ज्यादा रोजगार मिला है और उसके बावजूद भी आज सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन लोग हैं? कांग्रेसी तो नहीं है, आप ही लोग तो नहीं चले गए वहां? अपना अपना मानक होता है। किसी को कोई चीज बहुत ज्यादा लगती है तो किसी को चीज बहुत कम लगती है। कोई 5,000 रुपए कमा रहा हो तो क्या बहुत हो गया मेरे लिए, किसी के लिए 5,000 करोड़ भी कुछ नहीं होता। तो वही अब सरकार का मानक क्या है तो सरकार जाने। 2 करोड़ रोजगार साल की बात कही थी, तो बात तो 2 करोड़ ही कही थी और आज 16,000 12,000 खुद ही खुश हो रहे हैं, खुद ही ताली पीट रहे, कह रहे बहुत बढ़िया काम कर दिया मैंने। तो धामी जी खुद ही खुश हो रहे हैं। आप देखिए खुश होने की बात कहाँ है। आप धामी जी को देखें, इनको अपने राज्य के युवाओं से मिलने के लिए समय नहीं है। युवा चाहता है कि हम एक बार धामी जी से मिलकर अपनी बात रखें, पर धामी जी तो स्टार प्रचारक बने हुए हैं। उन्हें तो जम्मू कश्मीर जाना है, उनको हरियाणा जाना है, उनको तो जगह जगह घूमने का शौक है। इन्वेस्टमेंट समिट कराया तो विदेशों में चले गए। आशीष जी, मैं एक बात बताती हूँ। जब ये खबर आई थी ना, आशीष जी सुनिए, तो जब ये खबर आई थी ना कि जम्मू कश्मीर से निमंत्रण के लिए निमंत्रण आया है कि उनको चुनाव प्रचार करना है, तो मैं सोच रही थी कि विपक्षी दल इसमें अभी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे कि धामी जी बताओ यहाँ नहीं पहुंचे, उनको तो स्टार प्रचारक बनना है, उनको तो जम्मू कश्मीर जाना है। अभी आपकी बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि कांग्रेसी ऐसा कहेंगे। वो घड़ी आ गई है सीधी। देखिए सच्चाई है, आप अपने युवा तो गांधी पार्क के बाहर हल्ला कर रहे हैं, आपके घर का घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं, आपसे मिलने का समय मांग रहे हैं। आपके पास आधा घंटे 15 मिनट का समय नहीं है कि आप युवाओं से बात करके उन्हें सेटिस्फाइड कर सके और उन्हें बता सके कि मैंने आपको इतना रोजगार दे दिया, मैंने देखो कितना बढ़िया काम कर दिया, मेरी पीठ थपथपाओ। ये नहीं बोल पा रहे हैं और जा रहे सीधा जम्मू कश्मीर। वहां बात करें डबल इंजन की, कि देखिए डबल इंजन के फायदे, डबल इंजन के फायदे देखिए सीधी, आपने भी कुछ दिन पहले देखा होगा। डबल इंजन का फायदा यह है कि जीरो टॉलरेंस सरकार में आपके मंत्री पर आरोप लगता है आय से अधिक संपत्ति का, पर सरकार डबल इंजन की है तो वो कहते हैं नहीं जांच नहीं करोगे। गणेश जोशी हैं क्योंकि जांच नहीं होनी चाहिए, हमारे मंत्री हैं तो वो जांच नहीं होने देते। ये फायदे होते हैं डबल इंजन के, ये फायदे हैं डबल इंजन के। एक इतना बड़ा हत्याकांड जो अंकिता हत्याकांड जैसा हुआ था, उसमें सबूत मिटाने का काम किया और उसको आज तक सजा नहीं मिल पाई। ये काम है डबल इंजन के। क्या फायदा मिल रहा डबल इंजन का? रोजगार मांग रहे हैं, आप उन्हें मार रहे हैं, खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं। राज्य की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन हाँ, मैं इस बीच में ये भूल गया, हमारे धामी जी का जन्म दिवस भी है, तो मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे कि वो राज्य हित में कुछ करें, अपना राज्य प्रथम। देखिए जब मुझे कोई बात करता है ना यशी जी कि वहां ये हो रहा वहां ये हो रहा, मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं लेना, मेरा उत्तराखंड देहरादून ये जो मेरा वह है, मुझे यहाँ से मतलब है जहां मैं हूँ। जिस घर में मैं रह रहा हूँ अगर वो घर सही नहीं है तो मुझे क्या करना दूसरे घर का? दूसरे घर में क्या खा रहे मुझे क्या लेना? अगर मेरे घर में रोटी नहीं है तो मुझे क्या लेना कि बॉम्बे के उस घर में क्या हो रहा है? पहले अपने घर को मजबूत करो, उसके बाद दूसरे घर को भी मजबूत करो। हम उत्तराखंड भूख से तड़प रहा है, उत्तराखंड का युवा परेशान है और धामी जी बाहर जा रहे हैं तो दुख होता है। पहले आप यहाँ समय पूरा दें, उसके बाद आप बाहर भी समय दें, अच्छी बात है। अब यहाँ ज्यादा समय दे देते तभी तो आपको प्रॉब्लम है कि लो धामी जी तो हर जगह पहुंच रहे हैं, धामी जी के पास कोई काम ही नहीं है, सुबह उठते हैं और जगह जगह पर हादसों वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, तभी आप कंप्लेन करते हैं। अब धामी जी बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं? जम्मू कश्मीर जाते हैं तो आपको दिक्कत है, अगर यहाँ पर जगह जगह दिखाई पड़ जाते हैं तो दिक्कत है। नहीं, वो वहां दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ उनकी जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत है वहां दिखते ही नहीं, और भाग जाते हैं। पिछली बार जब युवा कह रहे थे तो उन पर लाठियां मारने का काम करा, पर मिलने की हिम्मत नहीं करी। क्यों बच रहे हैं आप बताएं ना? अगर एक राज्य का मुखिया इतनी मात्रा में युवा आपसे मिलना चाह रहा है, आपको उससे मिलने का समय नहीं है तो बेकार है। आप अगर अपने राज्य को खुश नहीं कर सकते तो आप बाहर तो कोई भी झूठ परोस ले,
उत्तराखंड की तरह कर दूंगा, उत्तराखंड की तरह बचा दूंगा, अपने लोगों को किस तरह बचाते हैं तो उधाकर दानी जी से पूछो कि अपने लोगों को जो गामा जी पे आरोप लगाते हैं उस पे कार्रवाई करने के बदले जिसने आरोप लगाया उसे जिला बदल कर देते हैं, ये लोग हैं। तो ये लोग कर कुछ नहीं रहे हैं, बोल ज्यादा रहे हैं। और 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी देश में कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, तो मुझे लगता था 2 करोड़ रोजगार में कोई 5-4 लाख 2 लाख रोजगार हमारे से भी तो आए। भाई कितने राज्य हैं, उसमें कोई 2 लाख 1 लाख कुछ तो आए। 1000 दे दिए, 2000 वो सर्टिफिकेट देने खुद खड़े हो, अपॉइंटमेंट लेटर मैं दूंगा। ऐसा तो पहली बार देखा हमने। यही है महान जो अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट भी देने के लिए, कब वो ठीक उसका है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट देने भी ये खड़े हो गए। आशीष जी वापस आते हैं। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बेरोजगार जो है वो सड़कों पर हैं, सरकार दावा कर रही है कि रोजगार जो है वो भरपूर मिल रहा है। देखो, बहुत सीरियस मुद्दा है। और जब पृथक राज्य उत्तराखंड की शुरुआत हुई थी तो यही रोजगार को लेकर जो चिंगारी फूटी थी वो ज्वाला बनी और पृथक राज्य उत्तराखंड हमें मिला। लेकिन मिलने के बाद आज जो 24 साल के बाद हमारा जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, लगता है उस पर आंदोलन की स्थिति हो गई, समाप्ति हो गई। आज फिर से युवा सड़क पे है, इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। सीमांत राज्य है और इसमें चिंता दोनों पार्टियों की है, सभी की होनी चाहिए, सामाजिक संगठनों की होनी चाहिए कि अगर युवा सड़क पे है तो कल यही युवा भटक सकता है और तब देश की सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन किसको कहें? आप ही देखिए कि कितने जिम्मेदार लगते हैं हमें शासन के जो प्रवक्ता हैं। अभी वो महिला प्रवक्ता कह रही थी कि कांग्रेस के चश्मों में धूल, जो कैसी बातें कर रही थी। उनको ये नहीं मालूम कि पूरा पहाड़ का जनमानस केवल और केवल नौकरी पे आधारित रहता है। उसके खेत खलियान उसका पेट नहीं भरते, वो घोड़ा रिक्शा तांगा नहीं चला सकता पहाड़ों में। उसका एकमात्र साधन जो है वो रोजगार है। और पृथक राज्य बनने के बाद हमने सब कुछ खो दिया। आज हम पछता रहे हैं कि यूपी में रहते हुए हमारे जितने ट्राइबल थे वे बलिया और आरा तक नौकरी पाते थे। आज आप मैडम यहाँ आइए, बसंत विहार में पूरी हमारी महिलाएं जो जौनसार बाबर की हैं वो घरों में काम कर रही हैं, हर घर में काम करने के लिए मजबूर हो गई हैं। ये मिला इनको इस राज्य के बाद। आज पूरे राज्य में जिस तरह से हमने शुरुआती दौर में उपनल खोला था पूर्व सैनिकों के लिए, ये लोग जो ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, चाहे पक्ष हो और विपक्ष हो, जो पूरे राज्य को संभालने का उनका किसी भी तरह से उनका विजन कहीं दिखता नहीं। और यही हाल है कि 24 साल में ये राज्य की पूरी इकोनॉमी मुंह के बल पे गिर चुकी है और पूरा जो जनमानस है चौराहे पे बिल्कुल खड़ा है, निराश होकर खड़ा है। अब समस्या आती है कि अगर रोजगार के बारे में इनका पूरा का पूरा, जैसे मेरे को दुख होता है कि ये जो मुख्यमंत्री है कितने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलता है। बहुत दुख होता है क्योंकि एक सैनिक का बेटा है और सैनिक का बेटा के बावजूद ये व्यक्ति इतना झूठ बोलता है कि मेरे को मतलब क्या आप समझेंगे कि कठोर नकल विरोधी कानून से रोजगार मिलता है क्या? अभी क्या कठोर कानून, पूरे देश में कठोर कानून, पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरे देश में। अरे तुम क्या कर रहे हो मिस्टर धामी? ये राज्य के युवा आज पूरी तौर से सड़कों पे आए हैं। उपलब्ध कर्मचारियों को देखिए मैडम, 24 साल से पूर्व ये पूरे इनका हमारा जितना सचिवालय है, हमारा विधानसभा है, हमारे जितने हॉस्पिटल सेवा है, स्वास्थ्य सेवा है, उपनल कर्मचारी चला रहे हैं। 10,000 और 15,000 में चला रहे हैं मैडम, 10,000 15,000 में। और उन लोगों में भी आज सेल टैक्स से तमाम लोगों को बाहर सड़क पे खड़ा कर दिया है, निकाल दिया है और कोई उनका सुनने वाला नहीं है। आज आउटसोर्स से जिस तरह से भर्तियां की जा रही हैं वो सब जानते हैं और वहां पे जोर जोर से कह रहा मुख्यमंत्री कोई भाई भतीजावाद सब खत्म हो गया। दुख होता है हमें। ठीक है, वापस थपलियाल जी वापस आते हैं। उदित घड़ियाल जी का रुख कर लेते हैं। उदित जी,
क्या कुछ कहना चाहते हैं बेरोजगारी को लेकर, जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है कि एक और सरकार कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो बेरोजगार हैं ये कहां से आ रहे हैं? बहुत बड़ी तादाद है बेरोजगारों की और बढ़ती जा रही है लगातार कई वर्षों से। देखिए, सरकारी जो नौकरियां हैं वो लिमिटेड होती हैं, उसकी एक सीमा है, जितना आप दे सकते हैं। हो सकता है 10, 20, 30 हजार दे देंगे, 40 हजार दे देंगे, फिर भी कुछ लाख बेरोजगार हैं। तो क्या है उनका तरीका? मेरे को याद है जब तीरथ सिंह रावत आखिरी दिन अपना इस्तीफा दे रहे थे तो मुख्यमंत्री के रूप में, तो उन्होंने जो पिछले 10-12 साल की नौकरियां थी, करीब 20-22 हजार नौकरियां, रिक्त नौकरियां, वो निकाली थी। और उसमें से अब पुष्कर सिंह धामी जी ने करीब 16 हजार के करीब कहते हैं कि भर्ती हो गई है। ये 16, 15, 20, 25 इससे नहीं होगा काम। हमें बहुत बड़ी तादाद में, और जो अभी थपलियाल जी कह रहे थे, चिंता का विषय वो है कि पहाड़ का जो युवा है उसको कहाँ, उसके पास नौकरी के सिवा कोई और चारा नहीं है। वो होटल बड़े खुल रहे हैं तो उसमें भी वो नौकरी ही कर रहा है। वो ओनरशिप नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके पास, उसने सीखा नहीं, उसको मालूम नहीं है कैसे करना है। जो कर रहे हैं छोटे मोटे कारोबार वो दिक्कत में हैं क्योंकि कभी यात्रा बंद हो गई, वो यात्रा आधारित है ज्यादातर, वो यात्रा बंद हो गई, कभी कुछ हो गया, बैंक से लोन लिए हुए हैं। अभी हमने एक टीवी उसमें देखा था एक कार्यक्रम में कि एक बच्चा, एक लड़का रुद्रप्रयाग जिला का है, वो कह रहा है मैं 50,000 रुपए कमाता हूं और मेरे को लोन देना है और घर चलाना है, तो मैं कैसे चलाऊंगा साल में। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी फैक्ट्रियां लगी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता मैडम ने भी कुछ बोला था पहले कि हमने जब आए तो 70% नौकरी लगनी थी। तो क्या ये 70% युवा लगे? नहीं लगे, कोई भी नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, हमारे पास ITI नहीं थे बच्चे। तो वो कहां से आए? वो उत्तर प्रदेश से आए, हरियाणा से आए, उड़ीसा से आए, मध्य प्रदेश से आए, जहां पर की टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने बहुत सारा काम करा है। देखिए, युवा सड़क पर रहेगा और वो चिंतित है, बहुत चिंतित है। फौज में एक लिमिट है भर्ती की, पुलिस की एक भर्ती खुलती है तो पुलिस में मेरे हिसाब से प्राथमिकता उत्तराखंड के ही बच्चों को मिलनी चाहिए, कोई भी बाहर से नहीं आना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कोई भी भर्ती अगर खुलती है, क्योंकि इस राज्य को बनने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, किसी ने अपनी जान दे के दिया है, किसी ने अन्य रूप में दिया, लेकिन बलिदान दिया है और ये राज्य बना है। मेरा कहना यह है कि सरकार को केवल सरकारी नौकरी नहीं, इन युवाओं के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहाड़ पे बहुत जरूरी है बनाने। मैंने एक बार आपकी डिबेट में कहा था कि इतनी बड़ी रेलवे लाइन बन रही है, उसमें कम से कम डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5,000 बच्चों की जरूरत पड़ेगी, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्निकल, बहुत सारी लेइंग, ट्रैक लेइंग। हमारे पास है ही नहीं, कोई कोर्स ही नहीं है ITI में। ये बच्चे कहां से आएंगे? वो सब बाहर से ही आएंगे। फिर हम सीखेंगे कि बाहर के लोगों को नौकरी दे दी। प्राथमिकता सरकार की, सरकारी नौकरी तो लिमिटेड है, लेकिन प्राथमिकता होनी चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन, जिससे हमारा बच्चा, जी, हमारे बच्चे को नौकरी मिल सके। दूसरा, जितने होटल खुल रहे हैं बड़े 5 स्टार, उसमें शर्त यह होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग आप देंगे और एब्जॉर्ब करेंगे अपने यहाँ पर। उस बच्चे को जो बाहर से होटल मैनेजमेंट करके आता है, 40,000 रुपए लेता है, 50,000 रुपए लेता है, हमारा बच्चा हो सकता है कि उतना ना हो, लेकिन 30,000 लायक रहेगा तो 30,000 के लिए वो भाग रहा है चेन्नई, इधर उधर। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, केवल सरकारी ऑप्शन नहीं है हरदम कि केवल सरकार में ही होना चाहिए, लेकिन सरकार को तैयारी करनी चाहिए और बिना विलंब के तैयारी करनी चाहिए कि हाँ, हम बच्चों के लिए ये चीजें कर रहे हैं। कई चीजें खुल रही हैं नई, लेकिन उन सब में हमारे पास क्वालिफिकेशन है ही नहीं। बिल्कुल उदय जी, देखिए ये जो आपने पॉइंट रखा है ये बहुत वाजिब पॉइंट है, क्योंकि इस दिशा में मुझे लगता है बात करना जरूरी है कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट और अलग अलग क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नौकरियां नहीं होती हैं। हालांकि अगर हम विपक्ष को सुनेंगे तो दे आर लाइक कि आपके पास सरकारी नौकरियां नहीं है लेकिन रोजगार किसी भी रूप में हो सकता है। इस पर हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं जब भर्ती है 1000 तो सड़कों पर क्यों बेरोजगार। चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए नवीन प्रशाले जी का रुख कर लेता है। नवीन जी, देखिए विपक्षी दल जो कह रहे हैं वो भी आपने सुना और उदित घेड़ियाल जी ने जो अपना वक्तव्य रखा वो भी आपने सुना और मुझे लगता है दोनों ही चीजें ठीक हैं। विपक्ष सरकारी नौकरियों पर जोर दे रहा है तो वहीं उदित घेड़ियाल जी ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा और मैं इससे बहुत 99.9% एग्री करती हूँ कि ये आपको क्वालिफिकेशन जो है उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। एजुकेशन में आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि अलग अलग क्वालिफिकेशंस होंगे तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होंगी तो लोग क्या करेंगे। साथ ही साथ सरकारी भर्तियां में भी, जैसे अभी मैं कुछ सुन रही थी लोगों को, तो उन्होंने कहा कि आपने पुलिस भर्ती निकाली तो आपने समय सीमा नहीं बढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर सरकार ये दावा कर रही है कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो ये जो सड़कों पर हैं ये कौन है? देखिए ऐसे जी, बहुत अच्छा आज का विषय है रोजगार, और रोजगार बहुत जरूरी है किसी भी मनुष्य के लिए, जीवन यापन के लिए। यहाँ पर दो बातें आई। एक तो विपक्ष जिस प्रकार से बात कर रहा है वो उसमें राजनीति झलक रही है, लेकिन उदित जी ने जो बात की उसमें रियलिटी है। रियलिटी ये है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी जो शिक्षा है उसको रोजगार परक बनाना चाहिए और उसको काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। और रोजगार का मुद्दा मैं समझता हूं कि रातों रात सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि जो बेरोजगारी है उसके सापेक्ष जो रोजगार सरकार के पास है वो बहुत लिमिटेड है। और अब बात आती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार उत्पन्न करे, जिसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। इन्वेस्टर समिट है, उससे आगे उसको ग्राउंड किया जा रहा है। ग्राउंड के बाद इंडस्ट्री लगेंगी, उसमें आएंगी। देखिए दोनों चीजें साथ साथ चलनी है। स्किल प्लस जो रिक्रूटमेंट होना है और जहां पर वैकेंसीज आनी है, उन सभी चीजों पर सरकार विचार कर रही है। आप देखेंगे कि धामी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी सीरियस है। और अभी तक 16,000 जो सरकार ने भर्ती किए हैं उनकी लिस्ट है, वो कोई फेक नहीं है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि ये हवा हवाई है, हवा हवाई नहीं बल्कि धरातल पर है। और इसी महीने 4400 रोजगार और निकाले जा रहे हैं। और जहां तक बात है कि पुलिस भर्ती में, नवीन जी, अगर ये इतना ही धरातल पर है तो आप श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करते थे? बता दीजिए कितनी भर्ती आपने दी है। सरकार के डोमेन पर सब कुछ होता है। आजकल श्वेत पत्र वही है, आप आरटीआई डालिए, 10 रुपए का पत्र लगाइए, सारी आपके पास आ जाएंगी, सारी जानकारी आ जाएंगी। आप श्वेत पत्र, हर बार में श्वेत पत्र जारी नहीं किया जा सकता। अगर सरकार के मुखिया किसी बात को कह रहे तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ करें, और अगर आप वो जिम्मेदारी नहीं कर रहे, उन्होंने नहीं किया, तो आपके पास और भी अच्छा मुद्दा आ जाएगा। आप तो और भी अच्छा कर सकते, 10 रुपए की आरटीआई डालिए और सारी जानकारी ले लीजिए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए हमें वास्तव में सोचना चाहिए कि किस प्रकार के, आज जैसे अभी उदित जी कह रहे थे कि जो छोटे छोटे रोजगार है हमारे लोगों ने करने बंद कर दिए, जबकि हमारे पास बच्चे उसके लायक हैं। और सरकार भी कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कर रही है, स्किल सेंटर्स खोले हैं, तो वो प्रभावी क्यों नहीं हो रहे वो भी सोच रहा है। तो सामाजिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर दोनों तरफ जब कवायद होगी और हम एक सर्विस माइंड से बिजनेस माइंड की तरफ भी कुछ लोगों को जाना बहुत जरूरी है। एक जब अगर हम रोजगार लेना तो ठीक है, रोजगार देने वाली प्रक्रिया में भी जाएंगे तो मैं समझता हूं उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास उस वक्त होगा, हमारी इकोनॉमी उस वक्त ऊपर जाएगी। और हमें बहुत सारे राज्यों से सबक लेना चाहिए। बहुत सारे चर्चाएं इस पर हो रही है कि कैसे अपनी प्रदेश की जनता को हम रोजगार उन्मुखी शिक्षाएं दे पाए और कैसे उनको बिजनेस की तरफ कर पाए, कैसे स्टार्टअप हमारे सक्रिय हो। तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, पूरी जिम्मेदारी के साथ धामी सरकार काम कर रही है। मैं समझता हूं कि अगले आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ये स्थितियां और परिवर्तित होंगी और बेरोजगारी की दर में बहुत ज्यादा कमी आएगी। जी अशी। देखिए नवीन जी, शुरुआत आपने बहुत अच्छी की, लेकिन एंड में आपने वही प्रवक्ताओं वाली बात कर दी कि आगे स्थिति बहुत बेहतर होगी और सरकार, मैंने कहा ये रातों रात खत्म होने वाली स्थिति नहीं है ना, कि बेरोजगारी रात में खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हम ये आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। आपसे क्या, हम किसी भी सरकार से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप रातों रात बेरोजगारी खत्म कर देंगे। लेकिन फिर भी धामी सरकार ने 16,000 भर्तियां किए हैं और 4400 फिर निकाले हैं और आगे 10,000 की। ये 16,000 भर्तियों पर ही जरा सुरेश सिंह जी का रुख करते हैं, प्रवक्ता है उत्तराखंड बेरोजगार संघ से। सुरेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और यहाँ पर अभी नवीन जी को आपने सुना, सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, 16,000 भर्तियां की गई हैं और आगे कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। क्या कहना है सबसे पहले तो इस पर, क्योंकि लगातार सरकार ये क्लेम कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन फिर ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये किस बात का है? अनम्यूट कीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थोड़ा देर से जुड़ा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तमाम हमारे साथ डिबेट में जुड़े तमाम साथियों को मेरा नमस्कार। ये जो 16,000, पहले बात नवीन प्रसाली जी की बात पर आना चाहूंगा कि ये जो 16,000 बात कर रहे हैं रोजगार की, 16,000 पदों की बात कर रहे हैं, पहले तो इन्हें बताना चाहिए कि ये 16,000 पद हैं कहाँ, कौन से विभागों में भरे। ये श्वेत पत्र और एक आरटीआई की बात अभी कर तो रहे कह हैं, रहे थे लेकिन 10 रुपए खर्च कर दीजिए, पता चल जाएगा। नहीं 10 रुपए नहीं, हमने तो काफी खर्चा कर दिया। जब एग्जाम के फॉर्म भरते हैं वहां से लेकर, और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थानों में, वहां से लेकर, और उसके बाद सालों साल रिजल्ट का इंतजार करते हैं, तो उसमें 10 रुपए की बात नहीं है। उसमें तो हमने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। और पहली बात तो ये है कि 16,000 पद भरे ही नहीं गए हैं, ये तो हवाई बात है। और ये 16,000 पद अगर भरे गए तो कौन से विभागों में भरे, ये इनको बताना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है युवाओं को रोजगार देने के। हमें तो कहीं नहीं लगता कि सरकार प्रतिबद्ध है युवाओं को रोजगार देने के लिए। युवा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन नए पद आ नहीं रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा की बात लंबे समय से युवा कर रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं धामी जी। फॉरेस्ट गार्ड में जो है युवा मांग कर रहे हैं आयु सीमा बढ़ाने की, उसमें कोई बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, कई रिजल्ट कुछ अभी निकले हैं, जैसे कृषि विभाग में उद्यान विभाग के कुछ रिजल्ट निकले थे। लंबे समय से युवा उसमें ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने अभी हाल ही में जो है वर्तमान में एक शिक्षक भर्ती चल रही है, और उस शिक्षक भर्ती में धामी जी का शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी का ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जिनको लेकर ये नवीन प्रसाली जी और इनके शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को भी स्पष्ट करनी चाहिए। आज डीएलएड के हमारे पास मात्र 650 अभ्यर्थी हैं, 650 स्टूडेंट हैं जो प्रदेश के विभिन्न डाइट और इनसे डीएलएड कर रहे हैं। उनके अलावा इन्होंने लंबे समय से प्राइमरी शिक्षक में भर्ती नहीं हुई थी, तो 3,000 पदों पर विज्ञापन निकाला। उसमें इन्होंने बीएड धारियों को अयोग्य घोषित कर दिया। जिनके पास शैक्षिक योग्यता बीएड है, उनको इन लोगों ने अयोग्य घोषित कर दिया। अभी कह रहे थे कि एजुकेशन की भी बात यहाँ पर चल रही थी, हमारे साथी कह रहे थे कि एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अगर हमने बीएड किया है तो शिक्षक बनने के लिए क्या है? अब धामी जी की सरकार और इनके शिक्षा मंत्री जी किस और प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? मुझे बड़ा दुख होता है कि आज हमारे पास बीएड के लाखों युवा एक सेकंड आपने कहा कि हमने बीएड किया है तो हम शिक्षक बनना है, लेकिन उदित जी यही बात कह रहे थे कि हमारे पास ऑप्शंस ही बहुत कम है। आप उतना ही कर पाएंगे ना जितने ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास और ऑप्शंस होंगे तो लोग और चीजों की तरफ जाएंगे। जी, ऑप्शन था हमारे पास कि हम प्राइमरी शिक्षक बन सकते थे। बीएड के लाखों युवा है, वो उनके पास ऑप्शन था कि वो प्राइमरी शिक्षक बनते, लेकिन इन्होंने बीएड को उसमें अयोग्य घोषित कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि जो बाहर के प्रदेशों से युवा डीएलएड करके आ रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई हरियाणा से, किसी इंस्टीट्यूट की पूरा क्राइटेरिया यूजीसी और उसके तहत संचालित नहीं हो रहे हैं। कई उत्तर प्रदेश का जो गाइडलाइन कहता है कि वहां सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं या उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल जिनके पास है वो लोग वहां से डीएलएड करेंगे। लेकिन अब यहाँ से उत्तराखंड के लोग यूपी चले गए, वहां से डीएलएड करके आगे आपने उनको यहाँ नौकरी दे दी। अब या तो उन्होंने गलत तरीके से वहां एडमिशन लिया है यूपी में, या तो फिर यहाँ गलत तरीके से ज्वाइनिंग हुई है। तो हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि अगर आपने युवाओं को रोजगार देना है, फटाफट पहले नवीन जी से इन बातों का जवाब ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। नवीन जी। जी यशी जी, अब जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि हमारे पास हमने बीएड किया है तो हम बीएड शिक्षक बन सकते हैं। बिल्कुल शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में भी एक लिमिटेशन है। अब उन्होंने प्राइमरी की बात की और बीएड के जो टीचर्स हैं वो बड़ी कक्षाओं के लिए होते हैं, तो जो डाइट कर रहे हैं दूसरी जगह से कर रहे हैं, जो केवल उसी प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब 3,000 केवल पद निकले हैं तो उसमें प्राथमिकता उनको दी जाएगी। अब बीएड वालों को बाद में उसमें प्राथमिकता दी जाएगी जहां उनकी बारी आएगी। अब यहाँ पर यह है कि अगर शिक्षा विभाग में केवल 5 से 10,000 पद होंगे और हमारे उत्तराखंड के 1 लाख लोग बीएड ही कर लेंगे, तो अब उसमें कैसे एडजस्टमेंट होगा ये बताइए? कहीं ना कहीं अल्टरनेट होगा। तो अल्टरनेट क्या रहेगा? वही उदित जी कह रहे हैं, वही हमारी चिंता है
कि आदमी अगर एक ही दौड़ में सभी अगर चले जाएंगे तो हमें तो बहुत सारे विकल्प खुले रखने हैं ताकि सबको रोजगार मिल सके। आज उत्तराखंड की चिंता यह है कि जो हमारे छोटे छोटे रोजगार हैं, आप भी देख सकते हैं कि उत्तरकाशी तक या बद्रीनाथ तक भी आप जाएं तो बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं और दूसरे काम कर रहे हैं, कारपेंटरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में आज वो जज्बा पैदा नहीं कर सकते कि हम उस रोजगार को लें। तो हमारे यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, बहुत सारी इनकम उनकी हो रही है, लेकिन हम अगर किसी एक ही दौड़ में सभी लग जाएंगे तो वो सरकार के लिए थोड़ा नामुमकिन सा हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जितने सरकार एडजस्ट कर सकती है सभी को कर रही है। सरकार के लिए सब बराबर है, सरकार के लिए सब समान है, सरकार में कोई भी किसी के लिए कोई ये नहीं है कि छोटा बड़ा, वो सबके लिए एक जैसा है। और जो क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया के हिसाब से उसको भरा जाएगा, नियमानुसार उसको भरा जाएगा, नियम के अनुसार होगा। जवाब देना चाहूंगा। आवाज आ रही है? ठीक है सुरेश सिंह जी, होल्ड ऑन, मैं वापस आऊंगी आपके पास, रुक जाइएगा जरा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टीडीपी और जेडीयू ने की जाति जनगणना की मांग, विपक्ष के बाद सहयोगी दलों ने उठाई मांग। टीडीपी और जेडीयू ने की जाति जनगणना की मांग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष के बाद सहयोगी दलों ने उठाई मांग। टीडीपी की मांग का जेडीयू ने भी किया है समर्थन। विपक्ष के बाद सहयोगी दलों ने भी उठाई मांग। बता दें कि एनडीए के अधिकांश सहयोगी दल जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और यह मांग राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है, क्योंकि जातीय जनगणना से सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। और आपको बता दें कि टीडीपी और जेडीयू अहम साझेदार है बीजेपी के। ऐसे में टीडीपी और जेडीयू का जातीय जनगणना की मांग करना एक अहम मोड़ ला सकता है। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं बेरोजगारी, जिस तरीके से उत्तराखंड में बेरोजगार जो है वो सड़कों पर हैं, और दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि लगातार हम लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार बीजेपी की सरकार में ही लोगों को मिल रहा है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं। सुरेश सिंह जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। प्रसाली जी कह रहे थे, यानी कि नवीन प्रसाली जी उत्तराखंड के युवाओं से या तो कारपेंटरी का काम कराना चाहते हैं, जैसे उनकी बातों से लग रहा है। उनकी बातों से लग रहा है कि आप पेंटर बनिए, आप इसको दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं, बिना मतलब मोड़ रहे हैं। काम कारपेंटरी नहीं है, बातों का जवाब नहीं सुरेश सिंह जी, देखिए हम अभी यही तो प्रॉब्लम है ना सुरेश सिंह जी, प्रॉब्लम यही है। उम्मीद नहीं करता कि वो काम करेगा। आप यही तो कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड के योग्यता युवा के को हिसाब कारपेंटर बनना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि योग्यता के हिसाब से होगा। प्राइमरी की योग्यता है तो प्राइमरी टीचर बनेगा। ठीक है, प्राइमरी की योग्यता है, प्राइमरी टीचर बनेगा, बनेगा। ठीक है सुरेश सिंह जी वेट, सुरेश सिंह जी रुक जाइए। को कारपेंटर बनाना चाहते हैं, नंबर 1 बात। सुरेश सिंह जी नहीं आप इसे अलग दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं रुकिए सुरेश सिंह जी, होल्ड ऑन एक सेकेंड। नवीन प्रशाली जी और सुरेश जी होल्ड ऑन। उदित घड़ियाल जी का रुख करते हैं पहले। उदित जी, दे रहा हूं कि आप बोले प्राइमरी में बीएड वाले को नवीन प्रशाली जी और सुरेश सिंह जी प्लीज। नवीन प्रशाली जी, क्या इससे नवीन प्रशाली जी और सुरेश सिंह जी वाले अभ्यर्थी क्या ये डिबेट सिर्फ आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है, यहाँ पर और भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने पहले तो। दूसरी बात इन्होंने कहा समानता कब तक। एक सेकंड रुक जाइए, मैं सुन रहा हूँ, रुक जाइए। उदित घड़ियाल जी, ये जो बात यहाँ पर अभी निकल कर सामने आई, जो सुरेश सिंह जी ने कहा कि नवीन प्रशाली जी सबको कारपेंटर ही बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम ये इसी बात पर तो बातचीत करना चाहते हैं कि रोजगार का मतलब सिर्फ आप हमेशा निम्न स्तर से ही क्यों सोच रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए,
आपको लगता है कि हमारे अंदर टैलेंट है, क्वालिफिकेशन है, तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए और बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए। याशी जी देखिए, मेरा मानना यह है कि जब मैं अपने पहाड़ के बच्चों को दमन में, चेन्नई में, बेंगलुरु में होटल में काम करता हुआ देखता हूँ, बहुत कम उस पे, कोई 8,000 पे, कोई 9,000 पे, 11,000 पे, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें अगर स्वरोजगार का मौका मिले तो तुम वापस जाओगे? तो पहले तो वो हिचकिचाते हैं अपना इंट्रो करने में, फिर जब हो जाता है तो कहते हैं कि हम करेंगे क्या जाके, वो होटल में काम कर नहीं सकते, उनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन। मैंने उनसे पूछा, मैं अभी ये सुरेश जी को बताता हूँ, मैं कई बच्चों में पूरा देश में घूमता रहता हूँ, मैं कई बच्चों से पूछता हूँ, हम लोग टेक्निकल खुद भी दे रहे हैं उनको एजुकेशन। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या तुम इलेक्ट्रिशियन बनना चाहोगे, क्या तुम, अब कारपेंट्री का जहां तक सवाल है या इलेक्ट्रिशियन बनने का सवाल है, तो केवल घरों का काम नहीं है, कमा घर वाले भी बहुत रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ रेलवे की नेटवर्क बचने वाला उत्तराखंड में जबरदस्त, बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है, कुमाऊं में भी, गढ़वाल में भी। अब अगर मैं कहूंगा इलेक्ट्रिशियन, तो रेलवे का इलेक्ट्रिशियन, आप समझ रहे हैं उसकी कितनी तनख्वाह होगी और कितने सारे पद हैं, वो बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि सरकार की लिमिट है। देखिए, शिक्षक में हो सकता है, और कार्य में हो सकता है, पुलिस में हो सकती है, वन में हो सकता है, लेकिन ये सब मिला मिलू के 1 लाख बच्चे भी नहीं लग पाएंगे। हमारे यहाँ लाखों हैं। और जो पीसी थपलियाल जी कह रहे थे, मेरी चिंता वो है, ये बॉर्डर से लगते हुए 2-2 बॉर्डरों से लगता हुआ है और दोनों तरफ खुराफात हैं। सबसे ज्यादा खुराफात तो तिब्बत साइड से है, जो तिब्बत पे कब्जा करे हुए हैं। तो मेरा कहना यह है कि हमें बच्चों को, बहुत सारे काम है, यही होटल मैनेजमेंट अगर ये कर ले बच्चे, तो ये जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, यूपी से होटल मैनेजमेंट करके, हरियाणा, हिमाचल, कहीं से भी आ रहे हैं, उनकी जगह हमारे बच्चे, पहाड़ के बच्चे को प्राथमिकता मिलेगी। हमारे बच्चे होटल चला रहे थे, हमारे बच्चे रेस्टोरेंट चला रहे थे पहाड़ों में, सरकार ने तो उनको अतिक्रमण समझकर सारों को तोड़ दिया, वो तो सारे भाग गए। वो चिंता का विषय है, वो मैं कह रहा हूँ अपना काम, वो चिंता का। देखिए, अगर आप, ठीक है सर सुरेश जी, समझिए, आप समझिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे को चिंता होती है। मैं जा रहा हूँ, अभी रुद्रप्रयाग में एक घटना हुई है जिसमें कि उस लड़के ने कहा कि मेरी आमदनी इतनी नहीं है जितना मेरा बैंक लोन है। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत थोड़े से बच्चे हैं, हम बैंक लोन की व्यवस्था ना करके सरकार सहकारिता के माध्यम से लोन दे, इंटरेस्ट फ्री लोन दे, उसकी अवधि को 5 साल 6 साल बढ़ा दे। मतलब बहुत सारे ऑप्शन सरकार निकाल सकती है, सरकार ऑप्शन निकाल सकती है। ठीक है, वापस जिस लोन की बात चल रही है सर, वो लोन भी आसानी से नहीं मिल रहा है। हमारे पास कई ऐसे युवा हैं जो लोन लेना चाह रहे हैं, वो दुनिया भर के बैंकों में जा रहे हैं, लेकिन उनको लोन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनका अगर वो देहरादून में अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो देहरादून में उनको काम करने के, ना तो उनका अपना घर है, ना दूसरा उनका अपना मकान है, ना उनके पास दुकान चलाने की अपना ही जगह है, तो उनको तो बैंक वाले लोन दे ही नहीं रहे। तो ये लोन की जो प्रोसेस है, ये भी थोड़ा, इसमें भी थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सहकारिता से होना चाहिए, इंटरेस्ट फ्री लोन होना चाहिए, लंबी अवधि के लिए होना चाहिए। थोड़े से बच्चे हैं, बॉर्डर एरिया है, सरकार को जरूर इसमें, और मोदी जी का विशेष लगाव है इस प्रदेश से, सेंटर से पैसा क्यों नहीं मिल सकता। एक बात अपनी और कंक्लूड करूंगा फिर इसके बाद। आपने कहा कि लिमिटेड सेवा, लिमिटेड पद है जो सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, लिमिटेड वैकेंसीज है, लेकिन लिमिटेड वैकेंसीज में भी तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि सबको मौका मिले, समान रूप से सभी उसमें अप्लाई करें। अभी इन लोगों ने क्या करा, 2018 में इन्होंने, अभी पिरसाली जी प्राइमरी शिक्षक की बात कर रहे थे, प्राइमरी शिक्षक की जो, चलो मैंने मान लिया, मैं आपको बीएड वालों की बात पर लेके आना चाहता हूँ। 2018 में इन्होंने बीएड के गेस्ट टीचर के लिए आवेदन मांगे थे, 2018 में। 2018 में आवेदन मांगने के बाद ये लोग अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट जारी कर रहे हैं। 2018 के बाद इन्होंने 19 में करी, फिर इन्होंने 20 में करी, फिर इन्होंने 22 में करी, अभी फिर 23 में करी। अरे कितनी बार वेटिंग निकालोगे भाई? अगर तुम्हारे पास योग्यता, अच्छी योग्यता रखने वाले तो फर्स्ट टाइम पे ही निकल गए थे। आपको सभी को मौका देना चाहिए था। उसके बाद 2018 से लेकर 2024 यानी कि 6 वर्षों में लाखों युवा बेरोजगार लाखों युवा जो है बीएड कर चुके, फिर तो आप उनको मौका नहीं दे रहे। क्या प्रेम है धामी जी को, या क्या प्रेम है शिक्षा मंत्री जी को 2018 से पूर्व वाले बीएड वालों से? अगर आप समान रोजगार के, समान अवसर की बात नवीन परशाले जी जवाब दीजिए फटाफट, उसके बाद पीसी थपलियाल जी मैं आपके पास आती हूँ। नवीन परशाले जी।
देखिए जी, यशी जी वेटिंग की बात कर रहे हैं। जो देखिए, आप जो सीनियरिटी पर ही चलता है, कोई भी चीज अगर होती है तो सीनियरिटी पर देखी जाती है और उसमें वेटिंग भी आती है। सरकार जितनी एडजस्ट करती जाती है उसके बाद वेटिंग आती है, जब फिर वैकेंसी आती है जो वेटिंग में होते हैं उनको लिया जाता है। वो तो एक प्रोसेस है, सामान्य सा प्रोसेस है। अब उसको अपने हिसाब से कैसे कोई चला सकता है? सरकार का एक प्रोसेस है, सरकार उस प्रोसेस के हिसाब से काम कर रही है, तो उसमें सभी समान है, इसलिए तो किया जा रहा है। जो सीनियर है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, जो जूनियर है उनको बाद में प्राथमिकता आएगी। वेटिंग ऐसी तो होती है, अगर आप रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो जो पहले बुक करते हैं उनकी रिजर्वेशन होती है और बाकी वेटिंग में रखा जाता है। जब कैंसिलेशन होता है कितनी बार वेटिंग निकालोगे? आप रोजगार की परिभाषा को ही सुरेश जी गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। इस प्रदेश में जिस प्रकार की जरूरत है, देखिए राजनीति अलग चीज होती है, राजनीति अलग चीज है, बेरोजगारी अलग चीज है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे एंगल से किसी भी अभियान को देखने की जरूरत होती है। जब उसको देखा जाता है तो समझा जाता है। और उदित जी ने कहा, बहुत सही तरीके से उन्होंने पक्ष को रखा है। मैंने और आपने हमारे पे कारपेंटरी कर दिया। मैं तो अमेरिका तक हो गया है रोजगार के चक्कर में। मैं खुद एक MBA IT रहा हूं और बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग कोर्स हमने किए, तो हम बहुत पदों पर रहे हैं। मेरे लिए तो उत्तराखंड में रोजगार नहीं हो सकता, अभी भी नहीं हो सकता, इसलिए हम समाज सेवा में आगे एक टाइम काम करने के बाद। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पीसी थपलियाल जी। देखिए, जो लीडरशिप है हमारी वो अनुभवहीन है। 24 सालों से जो मैं देखता आ रहा हूँ, क्योंकि लीडर जो विजनरी हैं वे अपने समाज को भी समझते हैं, अपने समाज के जो अपना राज्य है उसके भूगोल को भी समझते हैं। पहाड़ के भूगोल में आज दिन तक हमारी परंपरागत भर्तियां फौज में होती थी, और जब यूपी में थे हम तो हमारा बहुत भारी कोटा था, और कभी हम इन सरकारों के भरोसे न रहकर हम अपने दम पर भर्ती करते थे और सीमाओं में इस देश की रक्षा करते थे। इन सरकारों ने हमारी उस थाली पे ठोकर मारकर और उसको अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया। और अग्निवीर 4 साली फौजी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इन्होंने अपना पूरा राज्य भी चला रहे हैं उपनल के कर्मियों में। यहाँ पे तो उपनल कर्मियों की बात ही नहीं आई अभी। उपनल कर्मी किस तरह से अंधकार की और गुप्त अंधेरों में जी रहे हैं वो तो कोई देखी ना। 25,000 उपनल कर्मी, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जो आज बेरोजगार युवा हैं उनके लिए ये कहना कि तुम टेक्निकल बनो, तुम कारपेंटर बनो, तुम अपना रोजगार करो, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। दिल्ली और देहरादून के लोग गांव में जाकर शिक्षा देते हैं हमें कि तुम ये करो, तुम बागवानी करो, लेकिन वहां बकरी पालना भी इतना मुश्किल हो गया है कि बाघ बकरियां नहीं पलने देता। वहां देख रहे हो, अभी अभी एक वीडियो आया कि दोनों भाई दौड़ रहे हैं बकरियों के लेके। किस तरह की स्थिति आज पहाड़ में हो चुकी है, उसको समझना बहुत जरूरी। इन लोगों ने इस राज्य को बर्बाद कर दिया है और ये नहीं समझ रहे इस राज्य को कैसे आगे बढ़ाएं। आज युवाओं का ये जो रोजगार सृजन करने थे, मेरा टिहरी डैम सारे युवाओं को रोजगार मुहैया करा सकता है, लेकिन टिहरी का पार्किंग तुम हरियाणा वाले को दे रहे हो। तुम उसका मच्छी उद्योग किसको दे रहे हो? सहकारिता की बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन सहकारिता जहाँ होनी चाहिए। जी, राजनीति के लिए ये अदाएं हैं, ये आवाज अच्छी है। वो आज ये किसी भी चीज की टेक्निकली बजाओ, टिहरी डैम के पीछे जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को आप देखिए। अरे एग्रीमेंट तुम लोग तुम्हें नहीं मालूम एग्रीमेंट क्या है? हम जानते हैं ना एग्रीमेंट क्या है। किसी भी राज्य में आज झारखंड से कोई खानों की बात कर रहा है बिहार, हमारा जन संसाधन पे हमारा अधिकार है। ये नहीं है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट था तो हम भी यूपी के हिस्सा थे, और अगर हमारे एग्रीमेंट में यूपी खा रहा है तो सारे यूपी के जो तंत्र है, वो कर्म है, उसमें हमें अधिकार मिलना चाहिए। ये बात में यही तो चीज हो गई है। बड़े बड़े भाजपा के नेता ये जानते ही नहीं है क्या लिखा है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन। हम जानते हैं थपलियाल जी, पूरा जो कुछ नहीं जानते हैं चाहे नर्मदा, नहीं मालूम यहाँ पे यमुना और गंगा जो एग्रीमेंट है 5 राज्यों के साथ, आपको पता होगा। अरे 5 राज्यों में होगा, मेरे सिर में जूता। तो फिर तो ये कोई एक उत्तराखंड नहीं कर सकता। उत्तराखंड उसमें से एक सदस्य है केवल, और 5 के मुकाबले एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। अरे एक आदमी नहीं कर सकते, 5 सदस्य हैं तो 4 वीटो उसमें लगाएंगे। कभी भी 4 वीटो लगाए, उसका अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। आप लोग जाइए, कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसका कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो आप जाइए कोर्ट में थोड़ा सा।
5 राज्यों का है। आपको पता नहीं, आप बीपी हाई करके कुछ नहीं होगा सबल्याल जी। अरे आपसे ज्यादा जानकारी मुझे है। अबे तुम ये मुझे मत बताइए जानकारी पानी के मामले में, आपके उत्तराखंड की समस्याओं के बारे में आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ मैंने। झूठा यहाँ पे आपसे ज्यादा पढ़ते हैं, आपसे ज्यादा जानकारी मुझे पता है। यू डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं गंगा पता। प्राधिकरण की बात, नर्मदा प्राधिकरण की बात, यमुना प्राधिकरण की बात आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ। नहीं मैं आपसे ज्यादा वाकिफ हूँ इस चलिए, ठीक उत्तराखंड है। की समस्याओं के बारे देखिए में। नवीन प्रशाले जी, हम बहस सिर्फ करने इतना से गाल समझते बजाने हैं से कुछ भी नहीं कि होगा। जनता जो बताएं क्यों? रोजगार के लिए परेशान है उन्हें रोजगार जरूर मिलना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से लोग बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर धरने पर बैठे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं राज्य के लिए बहुत शर्मनाक बात है और इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम को और बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे जहां एक और बेरोजगार जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि वो बेरोजगारों को रोजगार देने लगातार दे रहे हैं और बहुत सारी भर्तियां निकाली जा रही हैं। हालांकि इसका विपक्ष लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।